बीमा कंपनी का अधिकारी केन ब्रेंडन अपनी शादीशुदा जिंदगी की सीमाएं लांघ बैठता है। एक गलत रिश्ता, एक गलत फैसला और उसकी जिंदगी धीरे धीरे उसके हाथ से फिसलने लगती है। मगर असली खतरा तब सामने आता है जब वो खुद को एक कत्ल से जुड़ा हुआ पाता है और इस मामले की जांच संभालता है डिटेक्टिव टॉम लिपस्की, जिसे पूरा भरोसा है कि कत्ल के पीछे केन ब्रेंडन का ही हाथ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक के बाद एक और हत्याएं सामने आती हैं और सच्चाई और भी ज्यादा उलझती जाती है। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले 2 भाग नहीं सुने तो चैनल में जाके सुन लीजिए, तभी ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल ये इस कहानी का 3रा भाग है। मुझे उम्मीद है ये भाग भी आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। केन ब्रेंडन कोरेन स्टर्नवुड से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन कैसे? क्या कोई ऐसी तरकीब हो सकती थी कि स्टर्नवुड ही अपनी लड़की को अपने यहाँ हेड ऑफिस वापस बुला ले? अभी वो अपने इन ख्यालों में गुम ही था कि तभी स्कूल प्रिंसिपल हेनरी का अंदाजा असलियत के तौर पर सामने आने लगा। केन को अपने ऑफिस के बाहर कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया तो वो उठकर बाहर पहुंचा, जहां उसने पाया कि काउंटर पर कोई दर्जन भर नीग्रो मौजूद थे। वो सभी वहां इसलिए आए थे कि उन्हें जानना था कि पैराडाइज इंश्योरेंस कॉरपोरेशन उनके बच्चों की भलाई के खातिर क्या कुछ कर सकती थी। ये एक बढ़िया दिन था। कस्टमर्स पॉजिटिव थे। कस्टमर्स की लिस्ट लंबी थी। बाद में केन और कोरेन अपने अपने काम में लग गए। दिन इतना बिजी था कि दोनों ने लंच ऑफिस में ही किया, वरना आमतौर पर दोनों अलग अलग जाकर बाहर खाना खाते थे। और आखिरकार बहुत बिजी दिन का अंत हुआ। शाम के करीब 4 बजे कोरेन ने हंसते हुए केन से कहा, आज तो वाकई बढ़िया दिन था। मेरा बाप यकीनन बहुत खुश होगा। केन बोला, हाँ, और इसका यह भी मतलब है कि स्कूल में मीटिंग रखने की हमारी कोशिश कोई सिरे से नाकामयाब नहीं रही। पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इतना कहकर केन वापस अपने केबिन में आकर इश्यू की गई पॉलिसियों को चेक करने लगा। तभी फोन की घंटी बजी और जैसे ही वो फोन उठाने को हुआ, ऑफिस के मेन डोर के खुलने की आवाज के साथ केन के हाथ रुक गए। बाहर कोई आया था। कौन? कोई पॉजिटिव कस्टमर? ये जानने के लिए केन अपनी जगह से उठकर केबिन से बाहर निकला तो उसने पाया कि काउंटर के पास नीली आंखों, छरहरे बदन और खूब लंबे कद का एक आदमी खड़ा था और उसका नाम था डिटेक्टिव टॉम लिपस्की। उसे देखकर केन के तो होश ही उड़ गए। वो लिपस्की को पहले से जानता था, हालांकि उससे किसी किस्म की बातचीत करने का मौका उसे कभी नहीं मिला। उसने अपने फ्रेंड सर्कल में अक्सर लोगों को लिपस्की का नाम लेकर यह कहते सुना था कि लिपस्की एक नंबर का शातिर और काबिल पुलिस वाला है, जो पुलिस चीफ टेरिल के रिटायर होने पर अपनी कुव्वत के दम पर अगला पुलिस चीफ बनने की काबिलियत रखता है। केन का हाथ अपने आप ही उसकी पतलून की जेब में गया और वहां से उसने रुमाल निकाला और अपने चेहरे पर आई पसीने की बूंदों को पोंछ डाला। केन के दिमाग में फौरन ही उस हिप्पी आदमी की तस्वीर उभरी जो पिछली रात बीच हाउस से लौटते वक्त रास्ते में उससे टकराया था। केन ने सोचा कि कहीं पुलिस वालों ने उस हिप्पी को पकड़ तो नहीं लिया और उस हिप्पी ने पुलिस वालों के सामने सब कुछ बक दिया होगा। ये सोचकर केन घबरा रहा था। वहीं काउंटर पर झुके खड़े लिपस्की ने कोरेन की ओर बड़ी तारीफ भरी निगाहों से देखा। अच्छी खूबसूरत लड़कियों से लिपस्की ऐसे ही इंप्रेस हो जाया करता था। तभी कोरेन ने टाइप करना छोड़ा और उठकर काउंटर के पास आई। इस कोशिश में लिपस्की ने उसकी चाल को बड़े गौर से देखा और लिपस्की बस कोरेन को घूरता ही रह गया। फिर लिपस्की ने कोरेन की आंखों में देखते हुए कहा, मिस स्टर्नवुड? कोरेन मस्खरी करती हुई बोली, वेल, अगर मैं वो नहीं हूं तो यकीनन किसी और ने मेरा लिबास पहना हुआ है। लिपस्की मुस्कुरा दिया। कोरेन बोली,
तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, राइट? कोरेन ने उसे गौर से देखते हुए कहा। क्या तुम बाल बच्चेदार हो? लिपस्की हकलाते हुए बोला, बच्चे? क्यों? नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं। हाँ, पर मैं शादीशुदा तो यकीनन हूं। कोरेन बोली, हाँ, अब तुम जैसा खूबसूरत मर्द आखिरकार सिंगल तो हो ही नहीं सकता। शायद तुम बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो और इसीलिए यहाँ उसके इंश्योरेंस के सिलसिले में आए हो। और अगर ऐसा है तो तुम एकदम सही जगह आए हो। जो बच्चे अभी पैदा अभी नहीं हुए, उनका बीमा तो हमारे यहाँ बेहद मामूली प्रीमियम में होता है। लिपस्की ने खुद पर कंट्रोल किया। उसे बखूबी पता था कि लड़की शहर की एक नामी ग्रामी पैसे वाली लड़की है। उसे कत्ल की तफ्तीश के दौरान पता चला था कि जिस जगह पर लाश बरामद की गई, उससे महज 100 गज की दूरी पर कोरेन का अपना एक केबिन था, एक बीच हाउस। उस शहर के अमीरों का एक अलग ही मिजाज होता था और उनका यूं किसी स्कैंडल में फंसना उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला सकता था। ऐसे में इन अमीरों से ऐसे किसी मामले में की जाने वाली पूछताछ में बेहद सावधानी बरतना जरूरी था। इस बारे में डिटेक्टिव लिपस्की को सीधा पुलिस चीफ टेरल से हुक्म मिला था कि वो यहाँ सीकॉम शहर में आकर इंश्योरेंस कंपनी के नए खुले दफ्तर में जाकर कोरेन से पूछताछ करें। लेकिन साथ ही उसे बकायदा खबरदार भी कर दिया गया था कि मिस स्टर्नवुड की रेपुटेशन मर्दखोर के तौर पर स्थापित थी। मर्दखोर यानी वो आदमियों के साथ मजे करती थी, सो उससे सलीके से पूछताछ की जाए। ऐसा ना हो कि उससे किसी पूछताछ के बाद शहर में बैठे उसके रसूखदार बाप का गुस्सा किसी पुलिस अधिकारी पर गिरे। लिपस्की बोला, मिस स्टर्नवुड, मेरी यहाँ मौजूदगी के पीछे दरअसल वजह वो नहीं जो आप समझ रही हैं, और इसी सिलसिले में मैं आपके दफ्तर में आया हूं। यह सुनकर कोरेन की आंखों में भोलेपन और हैरत के मिले जुले भाव थे। कोरेन मुस्कुराकर बोली, ओह अच्छा, तो इसका मतलब है कि फिलहाल आप बच्चे की प्लानिंग नहीं कर रहे। लिपस्की थोड़ा सीरियस होकर बोला, मिस स्टर्नवुड, पिछली रात आपके केबिन से कोई 10 गज की दूरी पर एक लड़की का वहशियाना ढंग से कत्ल कर दिया गया था। क्या पिछली रात वहां आप अपने केबिन में मौजूद थे? कोरेन बोली, जी हाँ, मैं वहीं मौजूद थी और अपने अकेलेपन का लुत्फ उठा रही थी। लिपस्की भौवें सिकोड़ता हुआ बोला, अकेलेपन का लुत्फ मतलब? कोरेन बोली, दरअसल पूरा हफ्ता इस बकवास और बेहुदा जगह पर काम करने के बाद कभी कभी मैं एकांत की जरूरत महसूस करती हूँ, तो उस वक्त मैं वहां उस केबिन में रहने चली जाती हूँ। कोरेन ने पलकें झपकाई। क्या कभी कभी अकेले रहने का मन नहीं होता मिस्टर लिपस्की? लिपस्की को साफ पता चल रहा था कि कोरेन उसे बातों में उलझाकर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लिपस्की ने अपने सवाल जारी रखे। उसने पूछा, मिस स्टर्नवुड, क्या आपने वहां रहने के दौरान कोई चीख या किसी किस्म की आवाज सुनी थी? कोरेन बोली, अब नहीं, मुझे याद नहीं, वैसे भी मैं टीवी देख रही थी। लिपस्की ने पूछा, ओह, तो आप टीवी देख रही थी? वैसे कौन सा प्रोग्राम देख रही थी मिस स्टर्नवुड? कोरेन बोली, अब मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन कोई बेवकूफ गाना गाने के नाम पर खाली गला फाड़ रहा था। खैर जाने दें, इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं कौन सा प्रोग्राम देख रही थी। लिपस्की ने फिर पूछा, फिर से याद करें मिस स्टर्नवुड, क्या आपने उस दौरान किसी किस्म की कोई आवाज, कोई चिल्लाहट, कोई चीख सुनी थी? अब कोरेन सख्ती से बोली, मैं कह चुकी हूं डिटेक्टिव कि मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। वैसे वो लड़की थी कौन? लिपस्की बोला, हम उस बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बुरा हुआ उस लड़की के साथ। उसे सिर्फ कत्ल नहीं किया गया, बल्कि वहशियाना तरीके से ऐसे मारा गया कि देखने वालों की रूह कांप जाए। वैसे मुझे इस बात का इत्मीनान है कि आप उस वक्त अपने केबिन में सुरक्षित थे और टीवी देखने में मगन थे। वैसे बेहतर होता कि आप इस बारे में मेरी कोई मदद कर पाती, लेकिन अब आपने तो अपने केबिन में कोई आवाज सुनी ही नहीं। कोरेन बोली, हाँ, मैंने कुछ नहीं सुना। दोनों ने बराबर एक दूसरे की आंखों में गौर से देखा। कुछ पल तक दोनों की आंखें मिली रहीं। फिर लिपस्की बोला, शुक्रिया मिस स्टर्नवुड। लिपस्की ने बदस्तूर उसे घूरते हुए कहा, वैसे मेरी राय में मिस स्टर्नवुड, ऐसे सुनसान जगह पर बने किसी केबिन में यूं रातें गुजारना कभी किसी दिन खतरनाक साबित हो सकता है। कोरेन ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, शुक्रिया डिटेक्टिव,
उसके बाद लिपस्की मुड़ा और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। उसके जाते ही केन वहां अपने सफेद पड़ चुके चेहरे के साथ प्रकट हुआ। कोरेन उससे बोली, ओह देखो क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, जाओ खुद को संभालो। केन ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, वो हिप्पी जो कल रात हमसे वहां टकराया था, अगर पुलिस उस तक पहुंच गई और उसने पूछताछ में हमारा नाम बक दिया तो क्या होगा? कोरेन ने अपनी डेस्क पर पहुंचकर टाइप के अधूरे काम को पूरा करना शुरू किया और बोली, मेरी और मेरे रसूखदार बाप की बात के सामने उसके किसी बयान की कोई औकात नहीं। बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर में शाम 5 बजे पुलिस चीफ टेरल के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसमें खुद पुलिस चीफ टेरल के अलावा सर्जेंट बेगलर, सर्जेंट हेस, फर्स्ट ग्रेड डिटेक्टिव लिपस्की और डिटेक्टिव जैकब मौजूद थे। पुलिस चीफ टेरल बोला, हमने मौजूदा कत्ल के केस की छानबीन शुरू कर दी है। यह हमारे शहर में हाल फिलहाल में घटी सबसे जघन्य घटना है और पूरा पुलिस महकमा इस केस पर दिन रात एक किए हुए है। तभी पत्रकारों की भीड़ में से एक सवाल उछला, पुलिस ने इस केस में अब तक क्या तरक्की की है सर? पुलिस चीफ टेरल बोला, हमें पता चला है कि मरने वाली का नाम जेनी बैंडलर था और हमारी फिलहाल अब तक की तफ्तीश बताती है कि वो पिछले कुछ सालों से अलग अलग शहरों में प्रोस्टिट्यूट का काम कर रही थी। जैसा कि मैंने कहा, पुलिस महकमा इस केस पर काम कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल मरने वाले के बारे में इससे ज्यादा जानकारी हमारे पास शेयर करने के लिए नहीं है। एक और पत्रकार ने पूछा, कत्ल के बाद लाश की दुर्गति की गई थी, पुलिस इस बारे में क्या कहना चाहती है? पुलिस चीफ टेरल बोला, पुलिस डिपार्टमेंट के डॉक्टर लुई ने लाश का मुआयना किया। उनका कहना है कि पहले सिर पर वार किया गया और फिर उसका गला घोंटकर उसकी लाश की दुर्गत बनाई गई। पहली नजर में यह बलात्कार का मामला भी लग रहा है, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर पक्के तौर पर कुछ कहना मुश्किल होगा। लाश जहां से बरामद की गई वहां से कुछ दूरी पर हिप्पियों की कॉलोनी है, लेकिन उधर भी पूछताछ में कोई खास मतलब की बात नहीं पता चली। हमारी मौजूदा जानकारी के हिसाब से वहां हिप्पी कॉलोनी में से किसी ने कोई आवाज, कोई चीख वगैरह नहीं सुनी। फिर टेरल ने अपनी बात पूरी की और सर्जेंट हेस की ओर इशारा किया। अब आगे सर्जेंट हेस ने बोलना शुरू किया, मैं वहां उस हिप्पी कॉलोनी के हर संदिग्ध को चेक कर रहा हूं। मुझे पता चला है कि कत्ल के वक्त वहीं आसपास कोई 50 हिप्पियों का एक ग्रुप मौजूद था। चूंकि ये मामला शहर में घटे सबसे बड़े अपराधों में से एक है, तो हम कोई चांस नहीं लेना चाहते। तफ्तीश का दायरा बहुत बड़ा है, जिसमें बहुत से लोगों को चेक किया जा रहा है, इसलिए इसमें वक्त लगेगा। टेरिल ने अपनी सहमति में सिर हिलाया। तभी एक अन्य रिपोर्टर ने पूछा, क्या पुलिस को अभी तक कोई सबूत हाथ लगा? टेरिल बोला, हालांकि इस बारे में फिलहाल कुछ कहना पूरी तफ्तीश को प्रभावित कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि पुलिस इस मामले में बेहद तेजी से काम कर रही है। हमारे हाथ लूबोन नाम का एक आदमी लगा है, जो कत्ल के वक्त वहीं उस जगह के आसपास ही मौजूद था। उसकी मौजूदगी से हमें कुछ हासिल होने की उम्मीद है और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। फिर टेरल ने अपनी बात पूरी करके डिटेक्टिव लिपस्की पर निगाह डाली और बोला, डिटेक्टिव लिपस्की ने उस आदमी से पूछताछ की है और उसी सिलसिले में उसके केबिन की भी तलाशी ली गई। अब आगे डिटेक्टिव लिपस्की बताएंगे। अब लिपस्की ने बोलना शुरू किया, जी, दरअसल मैं अपने एक सहयोगी के साथ लुबोन के केबिन में गया था। हमें उम्मीद थी कि अगर वही कातिल हुआ तो उसके पास खून से सने कपड़े बरामद हो सकते हैं। जब हम उसके पास पहुंचे तो वो गहरी नींद में था, इसलिए उसे अपने खून में लथपथ कपड़ों को छुपाने का मौका नहीं मिला। हालांकि ऊपरी तलाशी में वहां कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन जिस तरह वो गड़बड़ाया और हक्का बक्का था, उससे हमें यकीन है कि वो इस कत्ल के मामले में जितना बता रहा है उससे ज्यादा जानता है। पूरा महकमा इस वहशी कातिल की खोज में लगा हुआ है और हमें यकीन है कि जल्द ही हम उसे पकड़ लेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। लिपस्की ने अपना भाषण पूरा किया और दोबारा पुलिस चीफ टेरिल की तरफ देखा। एक रिपोर्टर ने पूछा, वहां क्राइम सीन पर कोई 200 गज की दूरी पर एक केबिन मौजूद है, एक बीच हाउस।
क्या पुलिस के पास उसके बारे में कोई जानकारी है? लिपस्की बोला, जी हाँ, हमने उस दिशा में भी काम किया है। हमारी तहकीकात बताती है कि वो केबिन, वो बीच हाउस दरअसल मिस्टर स्टनवुड के नाम है। उनकी बेटी मिस स्टनवुड से पूछताछ करने में खुद गया था। वहां उन्होंने मेरे सामने इस बात पर हामी भरी थी कि वो उस रात घटनास्थल से दूर अपने केबिन में मौजूद थी और टीवी देख रही थी। उनका ये भी कहना है कि टीवी पर उस वक्त कोई गाने का प्रोग्राम देख रही थी, लेकिन गहराई से जांच करने पर हमने पाया कि बताए हुए वक्त पर किसी भी चैनल पर किसी किस्म का कोई गाने बजाने वाला प्रोग्राम नहीं आता। खैर, पहली निगाह में उसका बयान शक के घेरे में लगता है, लेकिन इस बारे में भी फिलहाल कुछ कहना मुश्किल होगा। अब पुलिस चीफ टेरल बोला, देखिए साहिबान, मिस स्टनवुड इस शहर के एक खूब जाने पहचाने शख्स की बेटी हैं और पुलिस महकमा इस बात से प्रभावित हुए बिना अपनी छानबीन में जुटा है। लेकिन जब तक उनके खिलाफ कोई सबूत ना हो और अगर वो बेगुनाह है तो हम खुद नहीं चाहेंगे कि उनका नाम इस तरह किसी स्कैंडल से जुड़े। ये एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है और महकमा इसे इसी तरह ट्रीट कर रहा है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि उनका नाम प्रेस से दूर रखेगा। अब मेरी यहाँ मौजूद लोगों से गुजारिश है कि प्रेस इस मामले में अपनी जिम्मेदारी को समझे और खबर बनाते वक्त इसे सेंसेशनल बनाने से परहेज करे। सामने मौजूद रिपोर्टरों में खुसर पुसर हुई। फिर एक रिपोर्टर उठा और उसने पूछा, अब बताया जाता है कि पुलिस को लाश की खबर किसी ने फोन करके दी थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपने उस फोन करने वाले व्यक्ति से भी पूछताछ की? पुलिस चीफ टेरल बोला, वेल, इस दिशा में भी काम किया गया है, लेकिन बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाए। बस हमें इतना मालूम है कि वो कोई आदमी था। कॉल को ट्रेस करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कॉल पीरियड का वक्त इतना छोटा था कि उसको ट्रेस करना नामुमकिन है। रिपोर्टर ने फिर पूछा, क्या खबर देने वाला खुद कातिल हो सकता है? टेरल बोला, जी हां, हम ऐसे किसी संभावना को नकार नहीं रहे। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि पुलिस को खबर देने वाला वो व्यक्ति भी खुद कातिल हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। टेरल आगे बोला, यहां मौजूद लोगों से शहर के पुलिस महकमे के चीफ होने के नाते मैं गुजारिश करता हूं कि इस गंभीर घटनाक्रम पर अपनी जिम्मेदारी निभाए। कत्ल की ऐसी घटना हमारे शहर में कोई रोजमर्रा की आम बात नहीं है और ऊपर से ये किसी सन की कातिल का काम लगता है। ऐसी वारदात को अंजाम देने वाला वो वहशी फिलहाल हमारी पकड़ से आजाद है, इसलिए वो दोबारा भी कोई ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है। हम अपनी ओर से जितना हो सके उतनी सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन शहर के हर आदमी को प्रोटेक्शन देने की ना तो हमारी कुव्वत है ना ही साधन। ऐसे में आजाद घूम रहा वो वहशी कातिल किसी और को भी अपना शिकार बना सकता है। एक जिम्मेदार प्रेस से मेरा निवेदन है कि वो इस मामले की रिपोर्टिंग करते वक्त इन तथ्यों पर गौर करे और इस खबर को सनसनीखेज बनाने से बाज आए। इस पूरे केस को हमारा डिपार्टमेंट अपने लिए एक चैलेंज की तरह ले रहा है और हमें यकीन है कि हम उस वहशी कातिल को पकड़कर उसे उसके वाजिब अंजाम तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें उम्मीद है कि शहर के लोगों के लिए आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और हमारी मदद करके हमारे हाथ मजबूत करेंगे। धन्यवाद। पुलिस चीफ टेरल के इस नोट के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। तभी एक जूनियर आया और उसने सर्जेंट हेस के कान में कुछ कहा। हेस उठकर पुलिस चीफ के पास पहुंचा और उनके कान में कहा, सर, अभी अभी एक खबर आई है कि समुंदर किनारे छानबीन कर रहे हमारे आदमियों के हाथ एक अजीब सा बटन लगा है जो किसी जैकेट का निकला हुआ लगता है। लाश वहां से कुछ ही दूर बरामद की गई थी। ये गोल्फ बॉल जैसा दिखने वाला बटन हमारा पहला सबूत हो सकता है। टेरल बोला, बढ़िया, काम जारी रखो, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। अब दूसरी तरफ उस हिप्पी कॉलोनी में वही आदमी लुबोन जो केन और कोरेन से कत्ल वाली रात टकराया था, वो कैटी वाइट के पास पहुंचा। वही मोटी लड़की कैटी वाइट वो अलाव पर सॉसेज बना रही थी। वो अक्सर अकेली काम पर लगी रहती थी। उसे इस बात पर गर्व था कि भूख लगने पर हर कोई वहां उसी का पकाया सॉसेज खाता था।
कॉलोनी के बाकी लोग या तो सारा वक्त वहीं समुद्र में तैरते हुए गुजार देते थे या फिर कोई काम धंधा होने पर 4 पैसे कमाने निकल जाते थे। लुबोन कैटी वाइट के पास आया। उसने एक सॉसेज लिया और वहीं कैटी के पास बैठकर बातें करने लगा। कैटी की नजरों में लुबोन कोई सुपरमैन सरीखा मर्द था। उसकी दाढ़ी, मांसपेशियां और हरी चपल आंखों की वो दीवानी थी। उसके हिसाब से लू में वो सब कुछ था जो किसी लड़की के दिल में हलचल मचा दे। लू का पिता ह्यूस्टन शहर में रहता था और अपने जज के औहदे के बावजूद वो एक सज्जन, साधु स्वभाव वाला आदमी था। और ऐसे में जब उसे अपने इकलौते और अजीज बेटे की बुरी आदतों के बारे में पता चला तो उस पिता का दिल बैठ गया। उसे अपने बेटे से काफी ऊंची उम्मीदें थी जिनका पूरा होना लगभग नामुमकिन सा था। लेकिन फिर भी वो अपनी आखिरी कोशिशों के तौर पर अपने बिगड़ते बेटे पर काबू पाने की कई मुख्तलिफ कोशिशें की जो आखिरकार नाकामयाब रही। लू ने अपने पिता की इन तमाम कोशिशों को अपनी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी माना और एक दिन उठकर उसने अपने बाप के घर को छोड़ दिया और वहां से निकल आया। ऐसा घर जिसमें वो पैदा हुआ था, जिसमें उसकी परवरिश हुई थी, लेकिन वही घर उसको कैद जैसा लग रहा था और अपने माँ बाप उसे बेहुदा, बेकार और बेवकूफ लगने लगे थे। ऐसा था लुबोन। लुबोन का पिता चाहता था कि लुबोन भी वकालत की पढ़ाई करके वकील बने और फिर एक दिन जज के पद पर बैठे, लेकिन लू ने अपनी कानूनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और इस तरह केवल 17 साल की नादान उम्र में ही वो खुद को बालिग बनाने में तुल गया। आज उसकी उम्र 23 साल हो चुकी थी और उसे घर छोड़े 6 साल हो गए थे। उन 6 सालों में उसने होटलों में प्लेटें धोई, गैराज में तमाम तरह के काम किए, लेकिन इन तमाम छोटी मोटी मजदूरियों को करके भी वो खुश था कि इन्हीं की बदौलत वो कम से कम अपने घर के उस दम घोटू माहौल से दूर था। पिछली 6 साल की जिंदगी के उस तजुर्बे ने उसकी सोच बदल कर रख दी थी और आज उसकी जिंदगी का यही फलसफा था कि इस दुनिया में दौलत ही सबसे बड़ा भगवान है जिसकी हर कोई इज्जत करता है। इसीलिए अब लुबोन को ज्यादा से ज्यादा दौलत कमानी थी। वो जिस दिन यहां पहुंचा था उसी दिन उसको एहसास हो गया था कि उसके पास एक बर्गर खरीदने लायक चंद सिक्के तक नहीं थे। भूख ने उसकी भला बुरा सोचने की ताकत तक छीन ली थी और इसी फकीराना हालत में उसने अपना अगला कदम उठाया। बेमतलब इधर उधर घूमते हुए उसकी निगाह एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो पार्क के बेंच पर बैठी सो रही थी, जिसके पास मगरमच्छ की बेहद कीमती खाल से बना एक पर्स था जो वहीं उस बेंच पर उसके बगल में रखा था। लू ने इधर उधर देखा और पर्स उठाकर झाड़ियों में भाग गया। पर्स में $400 की रकम थी और इतना पैसा उसकी मौजूदा दुश्वारियों को निपटाने के लिए काफी था और इस तरह लू के अगले कुछ दिन आराम से गुजर सकते थे और गुजर रहे थे। दूसरी ओर कैटी, जो पिछले 2 साल से इस बस्ती में रह रही थी, अब यहां रहने वाले लोगों और उनके रहन सहन के बारे में थोड़ा बहुत जानने लगी थी। कैटी से बातें करते करते लुबोन ने यह भी पता लगा लिया कि कोरेन शहर की एक जानी मानी हस्ती की बेटी थी और उसका केबिन वही मौकाए वारदात से कुछ ही दूर था जहां से लाश बरामद की गई थी। कैटी वाइट बोली, कोरिन एक अच्छी लड़की है, वो अक्सर यहां आती रहती है अपने बीच हाउस में, अपने केबिन में, लेकिन अपने दौलतमंद बाप के रसूख का कभी दिखावा नहीं करती। उल्टा जब भी वो यहां होती है तो हमेशा हम ही लोगों में से एक बनी रहती है। लुबोन बोला, क्या यहां किसी से उसकी खास दोस्ती है? कैटी बोली, हाँ है ना, चैट के साथ उसकी बड़ी नजदीकी दोस्ती है। यह सुनकर लुबोन फौरन सतर्क हो गया। अगर वो इतने ही पैसे वाले की औलाद है तो यहां इस मामूली केबिन में क्यों रहती है? लुबोन ने हैरानी से पूछा। कैटी बोली, अरे वो बीच हाउस तो उसका लव नेस्ट है। जब भी उसे मौज मस्ती करनी होती है वो किसी ना किसी के साथ वहां आ धमकती है। लू ने आगे पूछा, अच्छा और उसका ऑफिस कहाँ है? कैटी बोली,
उसके बाप ने हाल ही में सीकाम शहर में एक ब्रांच खोली है और कोरेन सुबह 9 से 5 बजे तक वहीं काम करती है। लू ने पूछा, क्या वो वहां के इंचार्ज है? कैटी बोली, नहीं, इंचार्ज तो केन ब्रैंडन है, और वो भी बेहद खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक है, बिल्कुल हॉलीवुड के हीरो जैसा। लू बोला, क्या मतलब? कैटी बोली, मतलब ये कि वो बेहद अट्रैक्टिव है। मुझे तो वो ग्रेगरी पैक की जवानी के दिनों की याद दिलाता है। एक बार उसने मुझे अपनी कार में शहर तक लिफ्ट दी थी। कैटी ने अपनी आंखें बंद की और आह भरते हुए कहा, और तभी से वो मुझे इस कदर भा गया कि पूछो मत। लू के दिमाग में फौरन उस आदमी की तस्वीर उभरी जिसे उसने उस रात कोरेन के साथ देखा था। ऊंचा कद, गहरा रंग। कोरेन जैसी खूबसूरत लड़की के साथ सारा दिन काम करने वाले आदमी का वहां उस रात केबिन में आना और मौज मस्ती करना एक मामूली बात थी। लुबोन बोला, ओह, तो लगता है उसने तुम्हें कोई तवज्जो नहीं दी। कैटी बोली, हाँ, उसने मुझे अनदेखा सा कर दिया था। लुबोन ने फिर पूछा, क्या वो शादीशुदा है? कैटी बोली, हाँ, उसकी एक खूबसूरत स्मार्ट बीवी है जो डॉक्टर हैंस के यहाँ सेक्रेटरी के तौर पर काम करती है। लुबोन बोला, ब्रेंडन की अपनी पत्नी से बनती भी है या नहीं? कैटी, आप क्यों नहीं, खूब बनती है, बिल्कुल बनती है। वैसे भी कोई भी समझदार लड़की ब्रेंडन जैसे मर्द से बिगाड़ना ही क्यों चाहेगी? लुबोन ने महसूस किया कि वो इस मसले पर पहले ही काफी सवाल कर चुका था, सो अब उसने बात बदलते हुए पूछा, अब तुम यहां इधर इस बस्ती में कब तक रहने वाली हो? कैटी बोली, मैं तो यहीं रहूंगी, वैसे भी और कहाँ जाऊंगी मैं? कैटी बेमन से बोल रही थी, जब तक यहां मेरी जरूरत बनी रहेगी मैं इसी बस्ती में रहूंगी। लुबोन कैटी के मोटे हाथों को थपथपाते हुए बोला, तुम्हारी जरूरत यहां हमेशा रहेगी। तुम्हारे इन्हीं हाथों की कमाल की कारीगरी है, यकीन जानो। तुम्हारे हाथों के बने इन सॉसेजेस की वजह से तुम यहां हमेशा के लिए रह सकती हो। देख लेना, ये लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे। कैटी बोली, शुक्रिया लू। उसके बाद लू उठा और वहां से चला गया। लू अपने केबिन की तरफ बढ़ा। पीछे कैटी उसे जाता हुआ देखती रही। लू अपने केबिन में पहुंचा और टेलीफोन डायरेक्टरी लेकर वहीं अपने बिस्तर पर पसर गया। बड़े सब्र से उसने उस टेलीफोन डायरेक्टरी के पन्ने पलटते हुए केन ब्रेंडन के घर का पता ढूंढा, लोटस स्ट्रीट। उसने कागज के एक पुर्जे पर वो पता नोट किया। उसने अपनी बची कुची जमा पूंजी निकाली जो कुल मिलाकर सिर्फ $50 थी और एक सिगरेट सुलगाकर बैठ गया। वो सिगरेट के कश मारता हुआ गहरी सोच में डूबा हुआ था। अगर उसने होशियारी से काम लिया तो ये मौका उसे दौलत दिला सकता था। वो एक तगड़ा हाथ मार सकता था जिससे वो अपने दौलतमंद होने के ख्वाब को पूरा कर सकता था। लेकिन कैसे वो इस सारे मामले को हैंडल करे कि सारे पत्ते उसी के हक में गिरे? लुबोन सोच में पड़ गया। सबसे पहले उसने कुछ जानकारियां इकट्ठा करनी शुरू की। उसे अब केन ब्रेंडन की माली हैसियत के बारे में पता करना था, क्योंकि इस किस्से की दूसरी किरदार कोरेन इस्टर्नवुड, उसका बाप तो वैसे ही रईस आदमी था। वहां से लुबोन को अच्छी खासी रकम मिल सकती थी। कैटी ने लुबोन को बताया था कि केन ब्रेंडन की अपनी बीवी के साथ अच्छी बनती थी, लेकिन फिर उस रात उसका कोरेन के साथ यूं देर रात उस बीच हाउस में आना शायद उसकी पहली गलती रही होगी। और यही वो जानकारी थी जिसकी बदौलत लुबोन केन ब्रेंडन से पैसा निकलवा सकता था। क्या ही बढ़िया मौका था। अगर उसने चालाकी से इस मामले को हैंडल किया तो उसके हाथ शायद $10,000 जैसी बड़ी रकम लग सकती थी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, लू मुस्कुरा उठा। इसी ख्याल ने उसके अंदर जोश भर दिया था। लेकिन क्या यह सब इतना आसान था? उसने लॉ स्कूल में पढ़ाई की थी और वो बखूबी जानता था कि किसी को भी ब्लैकमेल करके उससे पैसा वसूलना एक बहुत बड़ा जुर्म होता है। अब लुबोन सोच में पड़ गया। वो पहले ही एक चोरी कर चुका था जिसमें इत्तेफाकन वो पकड़ा भी नहीं गया।
लेकिन इस बार मामला ज्यादा बड़ा और ज्यादा गंभीर था। ये कोई चोरी नहीं थी, बल्कि ये तो जबरन रकम वसूलने की कोशिश थी, यानी कि ब्लैकमेलिंग। अगर वो पकड़ा गया तो उसकी बिल्कुल खैर नहीं, लेकिन अगर वो कामयाब रहा तो $10,000 की बड़ी रकम उसकी जेब में होगी और दुनिया उसकी मुट्ठी में। लू मुस्कुराया और उसने फैसला किया कि फिलहाल वो अपने इस प्लान पर आगे बढ़ेगा और आगे जो होगा वो देख लेगा। लुबोन खड़ा हुआ। उसने अपने चेहरे पर उलझी हुई दाढ़ी को काट छांट कर ठीक किया और नहा धोकर शीशे के सामने पहुंचा। खुद को देखकर उसे राहत महसूस हुई। अपनी इस मौजूदा शक्ल में वो अचानक किसी पुलिस वाले के सामने से भी गुजरता तो शायद उस पर किसी की नजर भी नहीं पड़ती, क्योंकि उसने अपना हुलिया इस कदर बदल लिया था कि पहले वाला लुबोन और अभी वाला लुबोन की दोनों को देखने पर दोनों अलग लगते। उसने एक सफेद कमीज और पतलून पहनी, खुद को दोबारा शीशे में निहारा। अब शीशे में उसे करीब करीब एक इज्जतदार आदमी की झलक मिली। वो खुश हुआ कि अब उस पर कोई भी शक नहीं करेगा। तैयार होकर वो अपने केबिन से बाहर निकला और हाईवे पर पहुंचा, जहां से वो सीकाम शहर जाती हुई बस में सवार हो गया। कुछ देर वो यूं ही सीकाम शहर की भीड़ भाड़ वाले इलाके में घूमता रहा। फिर वो एक ऐसी दुकान में पहुंचा जहां से उसे कोई पुरानी कार खरीद सकने की उम्मीद थी या किराए पर लेने की। अगले 2 घंटे बाद वो एक पुरानी फॉक्सवैगन कार का मालिक बन चुका था। उसने केन और कोरेन पर नजर रखने के लिए उनके दफ्तर से कोई 20 गज की दूरी पर अपनी नई हासिल पुरानी कार को पार्क किया और उसके भीतर ही बैठा रहा। दोपहर का 1 बज रहा था। वो इसी पेशो पेश में था कि क्या उसे वहीं बैठकर दफ्तर पर निगाह रखनी चाहिए या फिर वहां से निकलकर सीधे ऑफिस में केन ब्रेंडन को धर लेना चाहिए। तभी उसने केन को ऑफिस से बाहर निकलकर सड़क के रेस्टोरेंट की तरफ जाते हुए देखा। लुबोन ने उसे तुरंत ही पहचान लिया। ये वही आदमी था, यकीनन वही आदमी जिसे उसने कत्ल वाली रात को कोरेन के साथ मौकाए वारदात के आसपास देखा था। लुबोन खुश हो गया। उसे अचानक $10,000 अपनी पकड़ में महसूस होने लगे, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे जल्दबाजी में मामला बिगड़ सकता था। उसे अभी सब्र से काम लेना था। उसने थोड़ी और छानबीन करने का फैसला किया। उसने कार स्टार्ट की और एक स्टोर पर पहुंचा जहां से उसने शहर का एक नक्शा खरीदा। नक्शे में उसने लोटस स्ट्रीट को ढूंढा और कुछ पल नक्शे में वहां पहुंचने वाले रास्तों पर गौर करता रहा। आखिरकार उसने सही रास्ते पर कार आगे बढ़ा दी। वो अब लोटस स्ट्रीट यानी केन ब्रेंडन की घर की तरफ जा रहा था। मंजिल पर पहुंचकर उसने अपनी कार सड़क के एक सिरे पर खड़ी की और पैदल चलता हुआ केन ब्रेंडन के बंगले के सामने आ पहुंचा। लेकिन वो वहां रुका नहीं। उसने धीमी चाल से चलते हुए बंगले पर एक लंबी निगाह डाली। उस आलीशान बंगले को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो समझ गया कि ऐसे बंगले में रहने वाले आदमी के लिए $5,000 की रकम देना कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं हो सकती थी। बाकी के $5,000 इस मामले में शामिल दूसरी पार्टी यानी कोरेन और उसके अमीर बाप से आराम से हासिल किए जा सकते थे। अपने इन्हीं खुशगवार ख्यालों में खोए लू ने केन ब्रेंडन के घर का एक लंबा घेरा काटा और वापस अपनी कार में आ बैठा। वो अपनी इस छानबीन से खुश था और उसे और भी यकीन हो गया था कि सारे मामले को अगर वो चालाकी से संभाल सका तो उसके दौलतमंद होने में ज्यादा दिन दूर नहीं थे। उसने कार वापस सीकाम शहर जाती सड़क पर बढ़ा दी और ड्राइव करता हुआ एक बार फिर केन ब्रेंडन के दफ्तर के सामने आ पहुंचा और वो वहीं कार में बैठा रहा और दफ्तर में आते जाते लोगों पर निगाह जमाए रहा। वो वहां इसलिए बैठा था कि देर सवेर दफ्तर की दूसरी मुलाजिम कोरेन स्टनवुड जब भी वहां से बाहर निकलती तो वो अपनी कार में बैठा बैठा उसको देखकर तय कर सकता था कि वो वही लड़की है जो उस रात केन ब्रेंडन के साथ मौकाए वारदात के आसपास मौजूद थी। वैसे अगर इस दौरान कोरेन की निगाह कार में बैठे लू पर पड़ भी जाती तो लू को यकीन था कि
कि कोरेन उसे पहचान नहीं सकती थी, क्योंकि उस रात कोरेन ने उसे चांदनी में देखा था और तब लुबोन ने अपने चेहरे पर उगे बालों को इस तरह काट छांट कर ठीक नहीं किया था। लुबोन काफी देर तक कार में बैठा इंतजार करता रहा। उसे कोरेन की कोई झलक नहीं मिली। उसने कुछ और वक्त वहीं रुकने का फैसला किया और नतीजा 0 रहा। कोरेन अगर वहां उस दफ्तर की कर्मचारी थी और वो अभी तक बाहर नहीं निकली थी, तो इसका मतलब था कि वो अभी भी दफ्तर में ही है। लुबोन ने सोचा, क्या करूं? वो कार से उतरकर दफ्तर जा सकता था और वहां कोरेन को देखकर इस बारे में कोई पक्का फैसला कर सकता था कि क्या कोरेन ही उस रात उससे टकराई थी। लेकिन उसका यूं दफ्तर में चले जाना सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकता था। कोरेन उसे पहचान सकती थी या शायद नहीं, क्योंकि उसकी मौजूदा वेशभूषा में वो एक शरीफ इज्जतदार आदमी लग रहा था, और जो उस आदमी से भी अलग था जिससे कोरेन उस रात टकराई थी। तो क्या किया जाए? लू ने कुछ देर सोचा और फैसला किया। उसने कार का दरवाजा खोला, बाहर निकला, गहरी सांस ली और दफ्तर की ओर बढ़ गया। दफ्तर का दरवाजा खोलकर वो भीतर पहुंचा। कोरेन वहां मौजूद थी। वो किसी नीग्रों से बातें कर रही थी। लू ने दरवाजे से खड़े होकर बड़े गौर से कोरेन को देखा और वो बेफिक्र हो गया, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसे उसने उस रात केन ब्रेंडन के साथ मौकाए वारदात के पास देखा था। तभी उसी वक्त कोरेन की निगाह लुबोन पर अटकी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुछ पल तक एक दूसरे की आंखों में घूरते रहे, मानो जैसे लुबोन कंफर्म करना चाहता हो कि क्या कोरेन उसे पहचान रही है या नहीं। कोरेन ने लू को फौरन ही पहचान लिया कि यह वही शख्स था जिससे केन उस रात टकराया था। लेकिन कोरेन ने खुद पर काबू पाया और उसने अपने भावों को चेहरे पर नहीं आने दिया। वो लुबोन को पहचान गई थी, लेकिन वो चुप रही। आर यू लुकिंग फॉर समवन सर? कोरेन ने मुस्कुराकर लुबोन से पूछा। लुबोन निश्चिंत हो गया। उसे यकीन हो गया कि कोरेन उसे पहचान नहीं सकी, लेकिन कोरेन उसे पहचान गई थी। लुबोन बोला, ओह यस, बस जरा पार्किंग की परेशानी है। मैं अपनी कार पार्क करके फौरन वापस आकर अभी आपसे मिलता हूं। जी जरूर, कोरेन ने कहा। लुबोन दफ्तर के बाहर निकल आया और अपनी कार में आ बैठा। उसके बाद कोरेन ने जबरन अपना ध्यान सामने बैठे नीग्रो और उसके 10 बच्चों की समस्याओं में लगाया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उस आदमी की मौजूदगी बनी हुई थी, लुबोन की मौजूदगी, जो दरवाजे में खड़ा होकर उसे घूर रहा था। लुबोन ने सोचा कि आखिर वो यहां कैसे आ पहुंचा। मामला बिगड़ता जा रहा है। उस फसादी से दिखते शख्स की वहां इस तरह की मौजूदगी इस पूरे मामले में कोरेन और केन को उस लाश से जोड़ सकती थी। कोरेन ने गहरी सांस खींची और सामने बैठे नीग्रो को पॉलिसी की शर्तें समझाने लगी। उधर दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर में एक ऊंचे कद और हल्के सफेद रंग के बालों वाले आदमी ने पुलिस हेडक्वार्टर में एंटर किया। वो आदमी पैट हैमिल्टन था, जो सिटी टीवी का क्राइम रिपोर्टर था, लेकिन पुलिस की निगाहों में एक सरदर्द जो अक्सर अपनी लाइन क्रॉस करता था। रिपोर्टर हैमिल्टन सीधे बैगलर के दफ्तर में पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने कहा, हाय। कुर्सी पर बैठकर उसने अपनी नोटबुक खोलते हुए बैगलर से सवाल पूछे। कत्ल के केस में पुलिस कहां तक पहुंची है? हैमिल्टन का यह सवाल सुनकर बैगलर का दिल चाहा कि वो हैमिल्टन के कान के नीचे एक जड़े और एक लात मारकर उसे अपने ऑफिस से बाहर फेंक दे, लेकिन उस जैसे रिपोर्टर के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। मन मारकर बैगलर ने कहा, वेल, हमारा मानना ऐसा है कि कातिल कोई मैनियक है, कोई साइकोपैथ, कोई वहशी जो बलात्कार के बाद अपने शिकार को इस तरह उधेड़ कर मार डालता है जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को। हैमिल्टन ने पूछा, और पुलिस उस वहशी कातिल को पकड़ने के लिए क्या कर रही है? बैगलर बोला, तुम खुद जानते हो हैमिल्टन कि हमारा महकमा कत्ल के लाइमलाइट में आने के बाद कितनी फुर्ती से काम कर रहा है। हमारे तमाम काबिल अफसर इस पर दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वहशी पागल को पकड़ना टेढ़ी खीर है, सो वक्त लग रहा है। हैमिल्टन ने आगे पूछा,
वैसे पुलिस महकमा अभी तक किसी नतीजे पर पहुंचा भी है या नहीं, या खाली ऊपर ऊपर से दिखावा किया जा रहा है? क्या कोई सबूत हाथ लगा है? बेगलर बोला, हमारा महकमा इस पर दिन रात एक किए हुए है और फिलहाल इस मामले में सबूतों बगैर इसे प्रेस के माध्यम से उजागर करना हमारे कातिल को पकड़ने की तमाम कोशिशों में अड़ंगा डाल सकता है। बेहतर होगा कि कुछ समय तक आप लोग भी चुप रहें। बेगलर ने अपनी बात पूरी की। हैमिल्टन ने आगे पूछा, और कत्ल की शिकार उस लड़की की शिनाख्त हुई या नहीं? बेगलर ने जानबूझकर झूठ बोलते हुए कहा, सिवाय इसके कि उसका नाम जेनी था और शायद वो एक लोकल प्रोस्टिट्यूट थी। अच्छा? हैमिल्टन ने हैरानी दिखाते हुए कहा। बेगलर आगे बोला, हमें लगता है कि उसने उस रात किसी के सामने कोई उल्टा सीधा ऑफर रखा होगा और उस ऑफर से चिढ़कर कोई आदमी अचानक इस कदर भड़क उठा कि उसने उस बेचारी को इस बुरी तरह से मार डाला। फिलहाल तो वो कानून के पंजों से आजाद है और आगे भी वो किसी को अपनी वहशत का शिकार बना सकता है। हैमिल्टन ने कहा, सुनो बेग, अगर इस शहर में कोई वहशी कातिल छुट्टा घूम रहा है जिसके निशाने पर जवान लड़कियां हैं, तो हमें शहर में इसका कोई पब्लिक अनाउंसमेंट कर देना चाहिए ताकि लोग सतर्क रहें। बेग बोला, अगर हमने ऐसा किया तो कातिल भी अलर्ट हो जाएगा और इससे वो हमारे हाथों से और दूर हो सकता है, और ऊपर से आम जनता में जो पैनिक फैलेगा वो अलग। हमारा महकमा इस पूरे केस में दिन रात काम कर रहा है और ऐसे में प्रेस से ये उम्मीद की जाती है कि वो भी हमें हमारे मकसद में सहयोग करे और ऐसी किसी खबर को फैलाने से बचे। हैमिल्टन ने कहा, देखो बेग, ये किसी खबर को सनसनीखेज बनाकर पेश करने वाला मामला नहीं है और ऊपर से तुम खुद मानते हो कि शहर में एक वहशी कातिल आजाद घूम रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि शहर में एक पब्लिक अनाउंसमेंट करके शहर के लोगों को सतर्क किया जाना चाहिए? बेगलर बोला, देखो, हमारे महकमे को जो लगता है वो हम तुम्हें बता चुके हैं। वैसे इस मुद्दे पर हमारे चीफ की मेयर से बातचीत चल रही है, कोई ना कोई फैसला जल्द ही आ जाएगा। हैमिल्टन झल्लाते हुए बोला, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, हमारी प्रेस की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है और हमसे ये उम्मीद रखना बेवकूफ़ी होगी बेगलर कि ऐसे संगीन मामलों में पुलिस महकमे की दिखाई लाइन को हम आंख मूंद कर फॉलो करेंगे। बेगलर ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, देखो हैमिल्टन, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। हैमिल्टन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने एक और सवाल पूछा, अच्छा, वहां मौकाए वारदात के पास हिप्पियों की एक बड़ी बस्ती बताई जा रही है, क्या वहां से आपको कुछ पता चला? बेगलर बोला, पिछली रात हमने वहां अपने अफसरों को भेजा था और इस पर तहकीकात चल रही है। फिलहाल इतना कहना ठीक रहेगा कि बस्ती में मौजूद सभी लोगों के नाम पते दर्ज कर लिए गए हैं और उन्हें बड़े सब्र से पूरी तरतीब से चेक किया जा रहा है। अभी चूंकि इस मामले पर काम चल रहा है, इसलिए इस बारे में ज्यादा कोई जानकारी शेयर करना जल्दबाजी होगी। हैमिल्टन बोला, बेगलर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस जनता से कुछ छुपा रही है? बेगलर बोला, यह आजाद मुल्क है मेरे दोस्त, इसलिए तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो। बेग, हैमिल्टन ने चिढ़कर कहा, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो और प्रेस को यह समझाना चाहते हो कि तुम कुछ नहीं जानते। बेगलर बोला, देखो हैमिल्टन, मैं तुम्हें अब ज्यादा कुछ नहीं समझा सकता, पर मैं अपनी तरफ से, अपने महकमे की तरफ से तुम्हें यह भरोसा दिला देता हूं कि जैसे ही हमें कोई ठोस जानकारी मिलेगी हम उसे प्रेस के जरिए पब्लिक के साथ जरूर शेयर करेंगे। हैमिल्टन फिर से चिढ़कर बोला, पुलिस का प्रेस के साथ ऐसा रवैया ठीक नहीं है बेगलर। देखो हैमिल्टन, ये तुम्हारी अपनी राय है, बेगलर ने कुटिलतापूर्वक कहा, और तुम्हारी मर्जी से हम अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं चलाएंगे। तुम अपना काम करो और हमें हमारा काम करने दो। इतना कहकर बेगलर ने अपनी मेज पर पड़े कागजों के ढेर की तरफ इशारा किया और कहा, हम अभी अभी सूचनाओं को चेक कर रहे हैं। कत्ल का शिकार बनी वो लड़की भले ही एक मामूली इंसान रही हो, लेकिन सिर्फ इसी वजह से हमारा महकमा हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। हम उसके कातिल को पकड़ने और उसे वाजिब अंजाम तक पहुंचाने की कसम खाते हैं। पुलिस के काम पर इतना शक करना ठीक नहीं है हैमिल्टन। हम जल्द ही उस कातिल को पकड़ लेंगे, निश्चिंत रहो। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा, इसलिए कहानी से बने रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।